खबर देहरादून से, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया वृक्षारोपण। आज सीएम आवास में सीएम रावत ने किया वृक्षारोपण। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह मना रही है बीजेपी। 17 सितंबर को है पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है बीजेपी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज सीएम ने अपने आवास पर ही वृक्षारोपण किया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और सेवा सप्ताह मना रही है बीजेपी। 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा इन सभी दिनों को, 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। पर्यटकों को सीमा भ्रमण कराएं, पर्यटकों की आवाजाही से चीन को संदेश आएगा। पलायन का दंश झेल रहे गांव को फायदा मिलेगा। तो पर्यटकों की आवाजाही से चीन को संदेश मिलेगा। महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर यह बातें कही। पलायन का दंश झेल रहे गांवों को भी इस बात से फायदा मिलेगा। बाजपुर में एक संस्था के अध्यक्ष ने देश में हो रही बलात्कार, छेड़छाड़ और कत्ल की घटनाओं से नाराज होकर गले में जूते की माला डालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में शहीद भगत सिंह के पौत्र बलविंदर सिंह ने भी मुहिम को अपना समर्थन दिया। साथ ही बलविंदर सिंह ने कहा कि बलात्कार होना देश पर एक कलंक के समान है। यदि देश में ये घिनौना काम बंद हो जाए तो हमारे देश की विश्व में अलग पहचान होगी। देश में जो इतने अपराध हो रहे हैं, मासूम बच्चियां मारी जा रही हैं, उनको और देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और सभी को सस्ता न्याय मिले, इसके लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। और आज अभी तक हमारे साथ पिछले हफ्ते बहन सायरा बानो जो ट्रिपल तलाक का मुकदमा लड़ चुकी हैं, उन्होंने साथ दिया है और उन्होंने कहा है कि हम हमेशा साथ देंगे। पूरे देश में जो इतने जो अब करप्शन बढ़ा है, करप्शन हो रहा है, अगर तो कोई गरीब है वहाँ पे उसकी बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो बात अब भी बिलासपुर साइड चले जाइए, रामपुर साइड जाइए, वो दब जाती है क्योंकि वो गरीब की बच्ची है। अगर यही कांड दिल्ली में हो, हाईटेक कोई न्यूज़ चले तो उसके लिए बहुत जल्दी पुलिस एक्शन लेती है। गरीबों के लिए अभी भी मतलब कि यहाँ पे कोई समानता नहीं है। जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है। उसे आगे हो गए कि बच्चियों के जो रेप हो रहे हैं उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाए जिससे कि वो भी सेफ महसूस करें। खबर देहरादून से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हादसा हुआ। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने दोनों मृतक युवकों के परिजनों को जानकारी दी है और जांच पड़ताल शुरू की है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। पौड़ी के विकास कार्यों में गड़बड़ी होने पर ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच के बाद में 1 लाख से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व महिला प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं डीपीआरओ एमएम खान ने संबंधित ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया है। 15 दिनों के भीतर नोटिस का संतोषजनक जवाब मांगा गया है। जवाब न मिलने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। की गई थी जिलाधिकारी महोदय की। जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश पे मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में जाकर के, क्योंकि ये कमेटी बनी थी इसके लिए, 3 लोगों की कमेटी थी, इसमें मुख्य कृषि अधिकारी और जो है डीपीआरओ और पी रावत जी, मतलब सब मिलकर 3 लोग गए थे देखने गांव में देखा गया तो वहाँ पे प्रथम दृष्टया जो है वहाँ पे जो कार्य की गुणवत्ता थी अत्यंत जो है निम्न स्तर की थी। तो जो कार्य की गुणवत्ता खराब थी, जैसे मान लीजिए वहाँ पे हर्षलाल जी हैं, हर्षलाल जी घर के सामने एक पुस्ता लगा हुआ है, उस पुस्ते में जो है मात्र जो है सीमेंट दिखाया गया, सीमेंट बिल्कुल एक कट्टे भी सीमेंट वहाँ नहीं लगी हुई है। एक तो उसकी रिकवरी है,
दूसरा उन्हें एक रास्ता, मतलब मेन गांव में जो जाने का रास्ता है वहाँ पे जो सीसी मार्ग बना उसकी भी गुणवत्ता निम्न स्तर की थी, तो जितने उखड़ा हुआ था वो सीसी मार्ग की वसूली की गई, शिकायत की गई थी जिलाधिकारी महोदय की यहाँ। जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार में कोरोना के साथ ही डेंगू का डंक भी अब बेकाबू हो रहा है। हरिद्वार में डेंगू के 40 मामले सामने आ चुके हैं, एक की मौत हो गई है। इधर डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर प्रशासन व्यापक अभियान चला रहा है। डेंगू का लार्वा नष्ट कराने के साथ ही आमजन को डेंगू के कारण लक्षण और बचाव की जानकारी भी लगातार मुहैया करवाई जा रही है। नैनीताल में आर्यभट्ट शोध संस्थान में 15 करोड़ की लागत से एसटी रडार स्थापित किया गया। इस दौरान निदेशक एरीज प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने बताया कि एसटी रडार का ट्रायल सफल होना एरीज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें वायुमंडल के बारे में कई अहम जानकारियां मिलने के साथ ही वायुमंडल शोध संबंधी कार्य में आसानी होगी। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की गति, दिशा और नमी का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा। साथ ही प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर मनीष नाजा ने बताया कि एसटी रडार के परीक्षण में लंबा समय लगा है। हिमालय क्षेत्र में पहली बार इसका परीक्षण किया गया, इससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ये एसटी रडार में हम लोग जो अभी पिछले 2 साल से इसमें रिसर्च में हम लोग लगे हुए थे और ये ऑपरेशन भी हो गया है, और जिसमें सबसे बड़ी हमने जो फाइंडिंग की है इसको कि यहाँ से जो इस रीजन में हिमालय के ऊपर जो रीजन जो टर्बुलेंस मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो डिस्टर्बेंस होता है, या हिंदी में बोलो उसको विक्षोभ, इसकी मात्रा अभी तक पहले हमको पता नहीं था इसको, और जो जनरल थियोरेटिकल मॉडल स्टडी से हम उसका एक अंदाज लेते थे, ऑब्जर्वेशनल प्रूफ नहीं था इस रीजन के लिए। तो हम लोगों ने पहली बार इस रीजन पे हिमालय के ऊपर उसकी गणना की है, और इससे हमको पता लगा कि जो इसकी जो अनुमानित वैल्यू थी उससे करीब ये 10 गुना ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे। तो इससे जो सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होने वाला है इस रीजन के लिए कि जो वेदर प्रेडिक्शन के लिए, क्लाइमेट के लिए, इसमें बहुत अच्छी सुधार होने की संभावना है। खबर रुड़की से, जहां रामनगर कचहरी में युवक को गोली मारी गई। 2 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारी। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। अभी गोली चलने की सूचना मिली मुझे यहाँ पे। मैं धारती मलिक एडवोकेट है, उनके पैर में गोली लगी। नहीं, ये नहीं हमें पता। अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय, इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। क्या अपने घर थे और सफाई वगैरह कर रहे थे? नहीं, इस बारे में हमें किसी बारे में जानकारी नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। इस संबंध में एक गोली लगने की बात प्रकाश में आई है। प्रारंभिक जानकारी करने पर एक्सीडेंटल फायर होने की प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है। अभी इस संबंध में और जानकारी एकत्र की जा रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में गोली चली, अभी इस संबंध में जांच चल रही है। जहां एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग योजनाएं बना रही हैं, महिलाओं के साथ होने वाले रेप जैसे संगीन अपराध को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन एक 14 साल की मासूम नाबालिग बच्ची है जिसके रेप को लगभग 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन इस मामले में आरोपियों के खिलाफ में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस उन पर 2 आरोपियों के नाम वापस लेने का दबाव भी लगातार बना रही है। उस पर फोटो होंगे लड़के भेजी, उसने मुझे क्या नाम है ऐसे एक लड़के के हाथों फ़ोन भेजा और बोला कि ये फ़ोन ले लो वरना मैं तुम्हारे फ़ोटो नेट पर डाल दूंगा। मैं डर गई, मैंने फ़ोन ले लिया। उसके बाद उसने उस नंबर पे फ़ोन किया जी, मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा हूँ, यहाँ आ जाओ वरना सुबह तक तेरे फ़ोटो नेट पर डाल दूँगा। जी मैं डर की वजह से जी मैं गई तो है नहीं, लेकिन मैंने अपना जो गेट खोल के देखा तो एकदम मैंने मेरा हाथ बाहर खींच लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा रख के मुझे गाड़ी पे बिठाया, फिर वहाँ अपने कमरों पे ले गए। कमरों पे ले जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर जो एक लड़का होता है जो छत पे था वो भी नीचे आ गया जी। फिर उसके बाद बदतमीजी हुई तो मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो तीनों मेरे पास थे। मेरे उस पर फ़ोटो होंगे लड़के पे जी, उसने मुझे क्या नाम है जो उन्होंने इसको बुलाया है और बुलाने के बाद में जो ऐसे उठा कर ले गए हैं जैसे कोई ले जाते हैं रेप करके, मतलब उठा के ले गए 2-3 आदमी। ये नाम तो उनके मैं भी नहीं जानता इतने को क्या नाम है जिनके, लेकिन 3 लड़के बता रही लड़की।
कि जो पुलिस वालों ने जो कोई कार्रवाई नहीं करी, हम गए हैं वहाँ पर, कोई कार्रवाई उसने नहीं करी, और ऊपर से हमें धमकाया जा रहा है कि कहना तुम इनके दो को बांध रहे हो, तुम तो दो को घसीट रहे हो, और नहीं तो तुम्हारा कोई और मामला नहीं है। कि जो एक का है वो हमने अंदर कर दिया है, ये दो को हम नहीं उठाओगे, ये हम बोले जा रहा हूँ उनसे। कौन से थाने का मामला है? ये भगवानपुर थाने का मामला है। हमारे पास हमारे केस में कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है, कोई मतलब नहीं बैठ रहा उनका। ये कह दिया तुम्हारा ये केस फ्रॉड बता रही, फ्रॉड केस। तो रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर जहां इतने कानून बनाए गए, इतनी सख्ती दिखाने के लिए कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया लोगों को कि सख्ती दिखाई जाएगी और पीड़िताओं को कम से कम दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ तस्वीरें जो निकलकर सामने आती हैं वो प्रशासन की खोखली सच्चाई कहीं ना कहीं उजागर करती हैं कि रेप जैसे संगीन मामले में भी पीड़िताओं को खुद दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। पहले इतनी प्रताड़नाएं झेलने के बाद में, समाज को फेस करने के बाद में, उसके बाद प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो खोखलापन और कमी दिखाई दे रही है वो इस समय सवालों के घेरे में है कि सिर्फ कागजों पर कानून बना देने से क्या सभी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। जमीन पर उतर कर देखिए, तमाम ऐसी पीड़िताएं हैं, रेप पीड़िताएं हैं जो कहीं ना कहीं आज इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही हैं। एक तरफ उनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, दूसरी तरफ उनके परिवार को इतना दुख सहना पड़ता है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें ये सब झेलने के बाद भी इंसाफ की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। इंसाफ की उम्मीद की रोशनी को ढूंढने के लिए वो लगातार दर दर की ठोकर खाती रहती हैं। 20 से 25 दिन बीत गए लेकिन इस मासूम लड़की को अभी तक इंसाफ मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इंसाफ मिलने में कितने साल लग जाते हैं हमारे देश में वो सभी को पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेप पीड़िताओं की ही नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे खोखले कानून का आखिरकार हम करेंगे क्या? तो पीड़ित परिवार का पुलिस पर बड़ा आरोप है, कार्रवाई नहीं करने का आरोप यहां पीड़ित परिवार की लगातार लगा रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूल खोलने का आदेश वापस लिया। जब हालात सामान्य नहीं होते तब तक स्कूल बंद रहेंगे। जी हां, ये आदेश जारी किया गया था मंत्रालय की तरफ से कि 21 सितंबर से आप स्कूलों को खोल सकते हैं तमाम प्रिकॉशंस के साथ में, और सीधे तौर पर ये कहा गया था कि पेरेंट्स का उसमें उनका जो रिटन हस्ताक्षर है वो जरूरी है कि रिटन में पेरेंट्स को देना पड़ेगा कि हाँ वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं ऐसे माहौल में भी, और कोई कंपल्शन यहाँ पर नहीं था कि सभी को स्कूल आना नेसेसरी है। लेकिन अब ये बड़ा फैसला उत्तराखंड में कर लिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूल खोलने का आदेश वापस ले लिया है क्योंकि बच्चों की जिंदगी को सीधे तौर पर आप इतने खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बीच में ऐसा लगा था कि शायद चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बच्चों को बिठाना, सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करना, उसके साथ में तमाम स्टडीज को करवाना, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं था भी। अब जिसके तौर पर ये समझा जा रहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर ही अब कंटिन्यू किया जाएगा और अब स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। फहीम तनहा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, स्कूल खोलने का आदेश वापस लिया गया है, क्या कुछ जानकारी, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी कि स्कूल खोलने का जो आदेश था उसे वापस लेना पड़ा? सृष्टि, ताज़ा अपडेट आपके सवाल से जुड़ा हुआ ये दे दूं कि अभी हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है हेल्थ निदेशालय की तरफ से, जो कोरोना का अपडेट का रोज होता है, और उसमें आज तकरीबन 1350 नए केसेस पॉजिटिव सामने आए हैं उत्तराखंड में, जिसमें से 450 के करीब देहरादून में है, और टोटल जो संख्या पहुंच जा रही है वो 35,000 के करीब पहुंच जा रही है। और यही एक बड़ी वजह भी है जो स्कूल खोलने का जो फैसला लिया गया था। सरकार ने कहा था कि 21 सितंबर के बाद जो अनलॉक चल रहा है तो उसमें 21 सितंबर के बाद में स्कूलों को खोला जा सकता है। उसमें पब्लिक स्कूल भी होंगे और सरकारी स्कूल भी होंगे, अलग अलग SOPs उसकी थी, उस तरीके से नियम बनाए गए थे। लेकिन 21 सितंबर के बाद में वो खोले जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार, राजधानी देहरादून में ही नहीं बल्कि पूरे पर्वतीय जिलों में भी, वो एक चिंता का सबब है। और इसको लेकर के पिछले 2-3 दिन से सरकार मंथन कर रही थी कि आखिरकार 21 सितंबर से क्या स्कूल खोले जाने की स्थिति है कि नहीं है, क्या बच्चे उस तरीके से वो SOPs का पालन कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की चीजें। इसको लेकर के फाइनली ये हुआ है कि अब 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने का निर्णय नहीं है, उसको वापस लिया गया है, और अभी अग्रिम आदेशों तक इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इसको लेकर के सचिव को भी मंत्री शिक्षा ने
आदेश जारी किए हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अलग सभी जिलों में जो व्यवस्था बनानी है उसको लेकर के स्पष्ट रहें कि अब स्कूल नहीं खुलेंगे और उसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। यानी जो पहले आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया है कि 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। और ये चलिए ठीक है फाहिम, आप बने रहे हमारे साथ में। शिक्षा मंत्री ने आखिरकार क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुना देते हैं। उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए जो स्कूल खोलने का निर्णय है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूलों में जाने का निर्णय ऐसा हमको प्राप्त हुआ है, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त अभिभावकों को मैं अवगत करना चाहता हूं कि बच्चे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के और देश के भविष्य हैं, वो हमारे बच्चे हैं। हम उनके जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते और मैं चाहता हूं इस संक्रमण को फैलते हुए इसको प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, मैं अग्रिम आदेशों तक 21 सितंबर को जो स्कूल खुलने का है मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर। चलिए फाहिम लगातार बने हमारे साथ। फाहिम, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने अभी तमाम ये बातें कही हैं, इसके तौर पर समझा जा सकता है कि जब तक हालात काबू में नहीं होते हैं तब तक की फैसला अब नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चों की जिंदगी को सीधे तौर पर खतरे में नहीं डाला जा सकता है और जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है अभी चीजें काबू में होना बड़ी मुश्किल लग रही हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये बड़ी चिंता की बात हो रही है। लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ये एक और इसका एक दुखद पहलू कह सकते हैं और आश्चर्यजनक भी पहलू है कि राजधानी देहरादून में 30% ऐसे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, मरीज हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो असिम्टोमेटिक है लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट है और वो गायब है, लापता है। उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है और वो उसको लेकर के बड़ा हड़कंप है स्वास्थ्य विभाग में और प्रशासन में, और पुलिस की अब उसमें मदद ली जा रही है ताकि उनके फोन के डिटेल है। चलिए बिल्कुल फाहिम, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।